कहते हैं जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि जिस भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर हम इतना गर्व करते हैं उसकी जड़ों में ये बसा हुआ है। कास्ट सिस्टम ने ना ही सिर्फ लोगों को इनह्यूमनली डिवाइड किया, बल्कि एक हायरार्की भी सेट कर दी, जहाँ पर जो टॉप में है वो सबसे बेस्ट है, सबसे पावरफुल है, उन्हें हर रिसोर्सेज का अधिकार है और उनका लाइफ सबसे ज्यादा वर्थ करता है, क्योंकि वो भगवान से बात कर सकते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है उनके साथ। और जो बाकी लोग हैं वो तो बस इनकी बातें सुनने के लिए है जो भगवान से इन्होंने की है, उसके अलावा उनकी लाइफ जस्ट वेस्ट। आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, बट भगवान का स्पोक्स पर्सन होना कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। उन्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि भगवान ने उनसे जो बातें की है या फिर जो डिवाइन वेदों में लिखा है उसको कास्ट सिस्टम के लास्ट वाले सुन ना ले, नहीं तो उनको पाप क्रेडिट हो जाएगा और वो उनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है। इनिशियली तो ये कर्म के ऊपर बेस्ड था, जहाँ पर जो लोहे का काम करता है वो लोहार, जूता चप्पल का काम करता है वो मोची, चमड़े का काम करता है वो चमार, और जो पूजा पाठ का काम करता है वो पुजारी या पंडित। अब क्योंकि एजुकेशन का सारा अधिकार उन्हीं को था, इसलिए विद्वान का सिनोनिम बन गया पंडित। बट मोर और लेस ये सभी प्रोफेशन थे। फर्क इतना था कि इनमें से 3 रियल जॉब थे। तुम अंग्रेजों को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो उनकी हरकतों के लिए, निकल गोरे आदमी सब नहीं विदेशी आदमी निकल, पर तुम इस बात को कैसे इग्नोर करोगे कि उन्होंने डेफिनेटली हमें एक बेहतर जीवन जीना सिखाया है। इंडिया जिस लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस सिस्टम को फॉलो करता है वो अंग्रेजों का ही दिया हुआ है। तारीख। और तुम कह सकते हो कि सिस्टम इतना परफेक्ट था कि इसी सिस्टम के जरिए हमारे देश के जो मेजर क्रांतिकारी थे वो वकील ही थे, और वो उन्हीं के सिस्टम के जरिए उनसे लड़े थे। ये जितने भी मेजर चेंजेस और रेवोल्यूशंस आए हैं, इन सभी की शुरुआत उनके समय से ही हुई है। चाहे वो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी या फिर एजुकेशन सिस्टम पर रिफॉर्म्स लाना हो। अब इस कास्ट सिस्टम ने कितना किसको कैसे परेशान किया, ये सभी स्टोरीज आपने सुन रखी है, और कई सारी मूवीज के जरिए ये सत्य दिखाने का भी प्रयास किया गया। छाया हमारे बच्चों पे आ रही है और उसको पीछे करो। और सच सबको पसंद नहीं आता। जैसे हाल फिलहाल की फुले मूवी को ब्राह्मण समाज से बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिला। मूवी के डायरेक्टर अनंत माधवन ने सोसाइटी को इमेच्योर और सेल्फ सेंटर्ड कहा। एंड यू नो व्हाट, ऐसा ही कुछ दशकों पहले एक और डायरेक्टर ने कहा था। We have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience. लेकिन इन सभी के बीच में जो बात इग्नोर हो जाती है वो ये है कि इस एंटी कास्ट मूवमेंट को अपना फॉर्म मिल ही नहीं पाता अगर सोसाइटी के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं उनमें से कुछ लोगों का सपोर्ट मिलता ही नहीं। जरूर सिस्टम खराब था और है, पर उसका मतलब लोगों का खराब होना नहीं होता। जैसे कि द गोट स्वामी विवेकानंद, जी आकरकर जो कि को फाउंडर है केसरी और सुधारक न्यूज़पेपर के, धर्मेंद्र कोसाम्बी जो कि बाद में एक बुद्धिस्ट मॉन्क और स्कॉलर बन गए थे, टैगोर, स्पेशली सत्येंद्र टैगोर जो फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर थे और ब्रह्मो समाज का एक पार्ट थे, विनोबा भावे जो कि गांधी जी के डिसिपल रहे और भूदान मूवमेंट के लीडर रहे। ये सभी ओपनली खड़े हुए कास्टिज्म के अगेंस्ट। छत्रपति साहू जी महाराज लेजेंडरी छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट थे। ये ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रहे, जैसे इन्होंने लड़कियों के एजुकेशन पर काफी ध्यान दिया था। इसके अलावा इन्होंने BR अम्बेडकर को भी उनके अर्ली लाइफ में सपोर्ट किया था। इस समाज में हो रही कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटीज को लेकर काफी ज्यादा अवेयर थे। साथ में ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए ज्योतिबा फुले और उनके सत्य शोधक समाज से। नोटेबली इन्हीं के राजपाट के दौरान कोल्हापुर प्रोविंस ऐसा पहला प्रोविंस बना जहां फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन की शुरुआत हुई 1902 में, जो कि था 50% फॉर ऑल नॉन ब्राह्मण्स, अनटचेबल्स, मुस्लिम्स एंड अदर बैकवर्ड ग्रुप्स। और वो इस आंकड़े पर पहुंचे 1881 और 1891 के सेंसस रिपोर्ट के बेसिस पर, जो कहता है कि एक स्मॉलर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होने के बावजूद नोटेबली 7% ब्राह्मण्स मेजर पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन प्रोफेशंस में डोमिनेट करते हैं। एज पर द रिपोर्ट्स 5 से 10% पॉपुलेशन के पास 60 से 70% नौकरियां थी। और ये सिचुएशन बनी बिकॉज कास्ट सिस्टम के टर्म्स एंड कंडीशंस में ओनली टॉप टीयर्स को ही फुल एक्सेस था एजुकेशन का, बाकी 2 को लिमिटेड था अपने मतलब तक का, और उसके बाद के जो 2 थे उनको फुल एक्सेस था पनिशमेंट का। द OG मनुस्मृति के अकॉर्डिंग किसी भी शूद्र को वेद सुनने नहीं देना है, और इसका ख्याल कौन रखेगा? You know it। और अगर गलती से सुन लिया तो भाई उसका सोल्यूशन भी तो लिखा है, उनके कान में मोल्टेन लेड डाल देना है भाई, एकदम माहौल क्रिएट कर देना एकदम। 1902 के बाद 1921 में मैसूर प्रोविंस में भी रिजर्वेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद फिर 1927 में मद्रास प्रोविंस में भी किया गया। अंदर कुछ और प्रोविंसेस ने अपने अपने तरीके से इसे अपनाया, लेकिन 1932 में गांधी जी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वैसे ही जैसे आज डायबिटीज है। क्यों खाते हो इतना शक्कर? हालांकि सिर्फ शक्कर की वजह से ये सब नहीं होता। WHO के अकॉर्डिंग से 70 मिलियन लोग अबव 18 डायबिटिक हैं और नियरली 25 मिलियन प्री डायबिटिक हैं। और इंटरेस्टिंगली 50% पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है या नहीं है। पर हो सकता था अगर उनके पास बीटा ग्लूकोमीटर जैसा पोर्टेबल डिवाइस होता जो USB के जरिए फोन से कनेक्ट हो जाता है, जो CDSCO एंड ISO सर्टिफाइड है अपनी एक्यूरेसी और क्वालिटी के लिए, जो स्मार्ट पैकेजिंग, गारंटीड प्रिसाइज रीडिंग और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, जिसमें लाइफ टाइम वारंटी आती है, मतलब सेल बैटरी वाला कोई झंझट ही नहीं है और कभी भी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, जिसमें HB1AC रीडिंग आती है जो कि कई लोकल हॉस्पिटल्स में भी नहीं होता,
इसकी वजह से आप अपने लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल को बस 10 सेकंड में एक्यूरेटली जांच सकते हैं, जिससे तुम अपने डॉक्टर या लव्ड वंस को शेयर भी कर सकते हो, वो भी सीमलेसली फ्री बीटो ऐप के जरिए, जो 4.5 की रेटिंग के साथ वन ऑफ द बेस्ट ग्लूकोमीटर अमेज़न पर। और अमेज़न पर अभी सेल भी चल रही है जिसमें ये 499 पर नहीं बल्कि 449 पर मिलेगा। सो चेक इट आउट राइट नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन 1932 में कुछ क्रेजी हुआ। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसी मैकडोनाल्ड्स ने माइनॉरिटी क्लासेस के लिए कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस एंड दलित्स को फॉर द फर्स्ट टाइम। बिकॉज 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के तहत सिर्फ मुस्लिम्स को अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस को मिल चुका था, बट दलित्स को अभी तक नहीं मिला था, जो कि 1932 में मिला। एंड अम्बेडकर ने इसको सपोर्ट भी किया। उनका मानना था कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे कि दलित हैं, जो इग्नोर हो गए बाय अपर कास्ट लीडर्स एंड ऑल दैट, वो एम्पावर हो सकेंगे एंड इसकी वजह से एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मिल पाएगा उनको अपनी कम्युनिटी का। बट गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा। उनका मानना था कि इंडिया फर्दर डिवाइड हो जाएगा रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर और नेशनल यूनिटी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इसलिए गांधी जी अमरण अनशन करने के लिए गियरवाड़ा जेल पुणे चले गए दलित सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट। अंबेडकर के ऊपर नेशन वाइड प्रेशर बना कि अपना ये फैसला वो वापस ले लें, नहीं तो गांधी जी मर जाएंगे और इसकी वजह से एक मास अनरेस्ट मच जाएगा। इसलिए अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, जहां उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं रहेगा, लेकिन जो रिजर्व सीट्स अभी तक 71 थी उसको 148 कर देते हैं और एक मजबूत प्रॉमिस करते हैं कि सोशल अपलिफ्टमेंट भी करेंगे। लेकिन मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, इन लोग का सेपरेट इलेक्टोरेट चलता रहा बकायदा, बिकॉज इनसे नेशनल यूनिटी को कोई खास खतरा नहीं। सो एंड देन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्व सीट्स दिए गए लेजिस्लेचर्स में। एंड लेटर ऑन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसके आर्टिकल 15 एंड 16(4) में रिजर्वेशंस को क्लियरली मेंशन किया गया था, जिसमें से स्पेसिफिकली 15(4) जो एजुकेशनल रिजर्वेशंस की बात करता है उसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया। एंड देन 93rd अमेंडमेंट में 15(5) को ऐड किया गया जिसमें प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस की बात कही गई। एंड आर्टिकल 16(4) जॉब रिजर्वेशंस की बात करता है जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन आर्टिकल 334 के तहत इसे लिमिटेड पीरियड के लिए अडॉप्ट किया गया था, स्पेशली लेजिस्लेटिव बॉडीज में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। मतलब 10 साल में ये एक्सपायर हो जाना चाहिए था, यानी कि 1960 में, लेकिन ये हर 10 साल के लिए एक्सटेंड होता गया कई बार लगातार। 104th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2030 इसका नेक्स्ट एक्सपायरी डेट है, जो कि 100% फिर से एक्सटेंड होगा आने वाले 10 साल के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जैसे कि केटी शाह, टीटी कृष्णमाचारी, सरदार पटेल का कहना था कि रिजर्वेशन सोसाइटी में फिर से डिवीजन क्रिएट कर देगा और ये नेशनल यूनिटी में अड़चन बनेगा। हंसा मेहता ने कहा कि बैकवर्ड्स को जरूर हेल्प किया जाना चाहिए पर इक्वालिटी और मेरिट के कॉस्ट पर नहीं। पीएस देशमुख ने जॉब्स में मिलने वाली रिजर्वेशन को स्ट्रांगली अपोज किया। उनका भी मानना था कि रिजर्वेशन सोसाइटी को डिवाइड कर देगा और इसे इकोनॉमिकली पुअर्स को दिया जाना चाहिए, ना कि ये कास्ट बेस्ड होना चाहिए। जबकि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी का मानना था कि रिजर्वेशन सही है पर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, इसे लंबे समय तक के लिए ना रखा जाए तो बेहतर है। इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे लिमिटेड पीरियड के लिए ही मैंडेट किया था। इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा कि इसे लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए और जब स्टेट में इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो जाए इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसे एक्सटेंड किया जाता रहा क्योंकि हर गवर्नमेंट का कहना था कि सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन को 10 सालों में खत्म नहीं किया जा सकता। रिजर्वेशन के बावजूद बहुत कम दलित और आदिवासी पॉपुलेशन के पास पॉलिटिकल पावर है। बिना रिजर्व सीट्स के वो पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हो जाएंगे और कमीशन के रिपोर्ट जैसे कि काका कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन और सेंसस रिपोर्ट में लगातार देखने को मिला कि SC/ST कम्युनिटी में सबसे ज्यादा गरीबी, इलिटरेसी और भूमिहीनता है और बहुत कम लोगों के पास जॉब, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन है। और आज जब 2025 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 75 साल बाद किसी दूल्हे को अपनी शादी ढंग से मनाने के लिए 200 पुलिस वाले लगते हैं तो कहीं न कहीं से समाज की वास्तविकता दिखती है। किसी को दलित होने के लिए क्लास के बाहर बैठा के एग्जाम दिलाया जाता है या फिर किसी को मंदिर के अंदर नहीं आने दिया जाता। CJP ने इसी तरह के 113 केस सिर्फ जनवरी से लेकर जून तक में रिकॉर्ड किए हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि मामले इतने ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड और सेंसिटिव हैं कि जो मेन कंसर्न है वो दब जाता है। जैसे कि इस बच्ची को इसलिए बाहर निकाला गया कि वो दलित है या फिर इसलिए कि उसके मेंस्ट्रुएशन चल रहे हैं। इन दोनों आदमियों को एक्सटॉर्शन और एनिमल ट्रैफिकिंग के लिए पीट और प्रताड़ित किया गया कि उनके दलित होने के लिए। पता नहीं क्यों इन न्यूज लिखने वालों को रेप इनफ वेटेज नहीं दे पाता है तो उनको सामने दलित ऐड करना पड़ता है। जैसे कि रेप होना कॉमन है पर ये वाला अलग है। अगर इस रिजर्वेशन वाले टॉपिक पर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फिर मेरे से कहीं ज्यादा विद्वान और समझदार लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना इसको लोग बना रखे हैं। सिंपल सा यार, किसी का उधार था उसको चुकता कर रहे हैं बस, और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें इसलिए इसका फायदा उठाया जा रहा है। बाकी तुम ऐसे लोगों से क्या ही बहस करोगे जिनके पास उनका जाति धर्म ही रह गया चमकाने के लिए, जिनके लाइफ में कुछ खास अचीवमेंट नहीं है सिवाय उनके किसी जातीय धर्म में पैदा होने के। एट दी एंड मैं तो दिल से चाहता हूँ भाई कि रिजर्वेशन वाला मैटर खत्म हो जाए और किसी को किसी का कास्ट पूछना ना पड़े उसको पीटने के लिए। बाकी तुम्हारा क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताओ और बीटो को चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।